Good morning, student. Beta, here is your lecture number 7 for class 10 and date is 28th April 2020. Okay, and before starting this lecture, I would like to discuss your previous paper. Okay, that was held on Monday, 27th of April. Okay, you have done a large number of mistakes in that paper. So before starting this paper, I would like to before starting this particular lecture, I would like to discuss some questions with you. Okay. So first question was, one of the following organism has a saprotrophic mode of nutrition. This organism is. ठीक है, तो बेटा आपके पास चार ऑप्शन थे, मशरूम, मलेरियल पैरासाइट, लीच एंड लाइस. तो देखो इसमें राइट आंसर वाज मशरूम. ठीक है, मशरूम फंगस है. आगे बात समझ में. और सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि क्या आएगा, जितनी भी फंजाई है सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि करेक्ट ऑर्डर बताना है हमें. ठीक है ना, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का. तो देखो हमने आई थिंक बहुत ज्यादा डिटेल से किया था, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सबसे पहले फूड इंजेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उसका डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा. काफी बच्चों ने पहले एसिमिलेशन किया. ठीक है ना, एसिमिलेशन मतलब यूज होना. यूज तो तब होगा जब एब्जॉर्ब होगा. So firstly digested food is absorbed and then it is assimilated. Understand? ठीक है ना. तो इसी वजह से पहले एब्जॉर्प्शन आएगा, फिर एसिमिलेशन आएगा और अल्टीमेटली फिर क्या आएगा, इजेशन. समझ में आ गया. ठीक है. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इसमें 500 नंबर सी इज करेक्ट. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. थर्ड क्वेश्चन वाज सेंट्रल एलिमेंट इन क्लोरोफिल. बेटा मैग्नीशियम होता है, मैंने आपको बताया भी था कि ये कॉम्पिटिटिव वे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना आप लोग. ठीक है. व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छे से करना है. देखो यहाँ पे आपसे जस्ट पूछा है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरली किससे होगा, फोटोसिंथेसिस से. और फोटोसिंथेसिस की आपने पढ़ा है, रॉ मटेरियल क्या होते हैं, मैंने लिखवाया भी था, बाकायदा पूरी इक्वेशन के साथ लिखवाया था कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और क्या चाहिए इसके साथ साथ हमें प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चाहिए एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल चाहिए. ठीक है ना. और प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे सभी को पता है. कार्बोहाइड्रेट में ब्रैकेट में आपको लिखना है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ठीक है. जिस बच्चे ने लिखा उसको नंबर मिले हैं, जिसने नहीं मिला, जिसे नंबर नहीं मिले हैं वो चेक कर लेना क्यों नहीं मिले. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल प्रोसेसेस होते हैं. तो बेटा आपको मैंने शुरू में ही जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तभी मैंने लाइफ प्रोसेसेस वाला पार्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए किन किन प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है. सभी को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है. और उसमें आप न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कोई भी 4-5 जो है लाइफ प्रोसेस मेंशन कर सकते हो. एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये भी, मैंने जानबूझ के एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए थे बिकॉज आई वाज चेकिंग आर यू डूइंग और नॉट. ठीक है, यू आर सॉल्विंग एनसीईआरटी और नॉट. मैंने बहुत पहले कहा था कि एनसीईआरटी साथ साथ करना, इसीलिए मैंने होमवर्क में पहले नहीं दिया, जस्ट फॉर योर चेकिंग. ठीक है. आगे से तो मैं खुद इसको मेंशन करूंगी कि ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, बट जैसे जैसे टॉपिक होते जाते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको करने हैं. ठीक है. इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स. ठीक है ना. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द साइट, राइट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी थी बेटा. वैसे तो ये जो है 2 नंबर, वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो 1 नंबर में आपने क्या लिखना था, या तो क्लोरोप्लास्ट लिख दो या फिर क्या लिखोगे, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल इन प्लांट्स. ठीक है. जो बेटर लगे आपको वो लिख सकते हो, पूरी लाइन भी लिख सकते हो. मेसोफिल सेल का जिक्र करना है तो ठीक है, अदरवाइज कम से कम इतना जरूर लिखो, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल. ठीक है. इसके अलावा ऑटोट्रोफिक और हिट्रोट्रोफिक में देखो बेटा, सबसे पहली बात, जब भी कंपैरिजन पूछा है, डिफरेंसेस पूछे हैं, यू हैव टू मेक अ कंपैरेटिव टेबल. इस बार नंबर मिल गए हैं, आगे से नंबर नहीं मिलेंगे. आगे बात समझ में. ठीक है. सो यू मस्ट राइट योर आंसर विद इन अ कंपैरेटिव टेबल. अंडरस्टूड. ठीक है ना. और इसमें देखो डेफिनेशन लिख दी, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बट आगे से देखो ऐसी चीजें ध्यान में रखो कि शॉर्ट में हो और आमने सामने वही पॉइंट हो जो आप डिस्कस कर रहे हैं एक का और वही दूसरे का. जैसे देखो
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, ठीक है। यहाँ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस इज द बेसिक मोड बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, और वहाँ पे सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड दे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक हो सकता है, सेप्रोट्रॉफिक हो सकता है और होलोजोइक हो सकता है। क्लियर, ठीक है। तीसरा डिफरेंस जो आपने लिखना है वहां पे क्या लिखोगे बेटा, कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है ना, वहां पे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन करने थे, और जब भी कंपैरिजन लिखते हो राइट डाउन एग्जांपल्स ऑल्सो, एग्जांपल्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो ये करना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। सबसे पहला ही टॉपिक आपको कराया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। वहीं पे हम लिख सकते, या तो वो वाला लिखो, और कई बुक्स में जैसे कई जगह सॉल्यूशन दे रखे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे रखे हैं, वहां पे मेटाबॉलिक मूवमेंट या मॉलिक्यूलर मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट और बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की हुई हैं, आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज सीधा सिंपल सा आंसर लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद डायरेक्ट आप इसका आंसर सिंपली वो लिख सकते हो, और ग्रोथ लिख सकते हो, मेटाबॉलिक डेवलपमेंट लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जहां आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। बाकायदा लिखा हुआ है यहाँ पे कि अमीबा में शूटेबल डायग्राम का यूज करके, मोस्टली बच्चों का सही है, बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक पैराग्राफ में लिख दिया। बेटा आपके ओल्ड स्कूल में जो करवाया है अब उसको भूल जाओ, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन देखो 2 नंबर में आता है जनरली, और आपको विद डायग्राम इसको एक्सप्लेन करना है। और सभी बच्चों से ये कहूंगी कि प्लीज यूज यू पेंसिल फॉर डायग्राम्स, डायग्राम्स के लिए पेंसिल जरूर यूज करें, ठीक है, डार्क और शार्प पेंसिल। आगे बात समझ में, और लेबलिंग भी करनी है, बिना लेबलिंग के डायग्राम कुछ नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कंपैरिजन। तो देखो हमने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, तो अब कंपैरिजन आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। और निकालने आने के लिए क्या क्या हमने पढ़ा था यहाँ पे देखो, सेप्रोट्रॉफिक दे डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, पैरासिटिक में दे डिपेंड अपॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, पहला ही डिफरेंस। दूसरा, जहां हम बात कर रहे हैं किसकी, सेप्रोट्रॉफिक की, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा सरफेस पे रहते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है। डाइजेशन होगा बट आउटसाइड द बॉडी होता है, लेकिन पैरासिटिक मोड में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होती, दे जस्ट एब्सॉर्ब और सक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्लियर, ठीक है। तो पैरासाइट में हमेशा डाइजेस्टेड फूड लिया जाता है, प्रिपेयर्ड फूड लिया जाता है, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होती, और द पर्टिकुलर पैरासाइट मे बी आइदर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट और मे बी प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, ठीक है। तो आपको 2 ही पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने हैं, आपने सिर्फ डेफिनेशन मेंशन की है, वो भी सही है, बट कम से कम एग्जाम्पल भी इसके मेंशन करें। क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 नंबर में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। बहुत ही कम बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पता नहीं क्यों, ठीक है। देखो मैंने आपको करवाया था, मे बी शायद आपने लेक्चर मिस किया है या कुछ और है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट, और यहाँ से क्वेश्चन आता है जनरली। तो आपने स्टोमेटा का डायग्राम बनाना था, ओपन अलग से, क्लोज्ड अलग से, ओपनिंग का एक्सप्लेन करना था और क्लोजिंग, ठीक है। क्या होता है जब प्लांट के जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में वाटर फिलअप हो जाता है तो टर्जर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिससे गार्ड सेल्स स्वेलअप कर जाते हैं, कर्व्ड हो जाते हैं और पोर ओपन हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें और क्लोजनिंग की, ठीक है, गार्ड सेल लूजेस वाटर, टर्जर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिससे उनकी जो शेप है वो श्रिंक कर जाते हैं और शेप फ्लैट हो जाती है, ठीक है ना, और जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन करना था, तभी पूरे नंबर मिलते, 3 नंबर। किसी किसी बच्चे ने किया, किसी किसी ने नहीं किया। राइट 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेंशन कंप्लीट इक्वेशन आल्सो। तो बेटा देखो जो लिखा है स्ट्रिक्ट आंसर दो इसका। कंप्लीट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस में आपने 3 स्टेप्स लिखने थे, कौन कौन से, एब्जॉर्प्शन ऑफ
एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ठीक है, और सीक्वेंस में ये लिखना है क्योंकि प्रोसेस हमने सीक्वेंस में डिस्क्राइब करना है। दूसरा क्या था, कन्वर्जन ऑफ केमिकल सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और तीसरा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। और फिर पूरी इक्वेशन आपको लिखनी थी जो मैंने आपको कॉपी भी लिखवाई है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर पेपर, ठीक है। अभी भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कॉपी आप चाहते हैं, वैसे मैंने सबको बताया है कि कितना क्या मेंशन करना है, ठीक है ना, कहाँ पे कितना क्या, मैंने सारी गलतियां आपकी निकाली हैं बकायदा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो यू मे आस्क मी, ठीक है, आप कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। बेटा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। बेटा हमारे लास्ट लेक्चर में हमने हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, जहाँ पे हम एग्जांपल लेके चले थे अमीबा का, ठीक है। वहीं पे एक एग्जांपल आपको पैरामीशियम का भी करना है। पैरामीशियम क्या करता है, अपनी बॉडी की सीलिया को यूज करता है फूड पार्टिकल्स की इंजेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज है पैरामीशियम के अंदर और अमीबा के अंदर। तो आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज आपकी बुक्स में जरूर मिलेगा ये पैरामीशियम के बारे में, एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है विद डायग्राम, तो आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम लेंगे ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स के अंदर देखो सबसे पहले बात करते हैं किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है। देखो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो है, हिट्रोट्रॉफिक में भी कौन सा है, होलोजोइक है। कौन सा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है इसके बेसिक स्टेप्स आपने पढ़े ही है, इंजेक्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है ना, और अल्टीमेटली इजेशन है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने के, देखो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ऑब्वियसली बहुत सारे सेल्स हैं। और हमारी बॉडी में क्या होता है, एक रेस्पेक्टिव क्या प्रेजेंट है, पूरा सिस्टम प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ गई बात। ह्यूमन बींग्स में एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जहाँ पे डाइजेशन होगा। डाइजेशन ही पूरा का पूरा होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स परफॉर्म होंगे, क्लियर, ठीक है। लेकिन इस डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले कुछ बेसिक्स करते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। बेसिक्स किस रेस्पेक्ट में बेटा, देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर हमने पढ़ा था कि हम कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं और अल्टीमेटली वो कॉम्प्लेक्स फूड फिर क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। मान लो आपने जो है चपाती खाई, ठीक है, नो डाउट उसको आपने च्यू किया, उसको आपने चबाया और दैट विल गो इनटू योर स्टमक, ठीक है, स्टमक में पहुंच गया। और स्टमक में पहुंचने के बाद फिर क्या होगा, उसके बाद उसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है और भी चीजें उसके अंदर है, वो टूटेंगी किसमें, इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, दैट इज एब्जॉर्बेबल। आगे बात समझ में। तो देखो हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली हम जनरल की बात करेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, जो जनरल है। देखो जैसे हम जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, ठीक है ना, हम जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड में क्या ले सकते हैं हम, या तो हम लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड में आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है, ये कॉम्प्लेक्स है, बॉडी को डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है ना। तो देखो आफ्टर डाइजेशन, ठीक है, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, सिंपल शुगर्स, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है ना। आगे बात समझ में, लैक्टोज हो गया। जनरली हम सिंपल शुगर में ग्लूकोज की बात करते हैं।
आ गया समझ में? ठीक है, तो देखो कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड टू सिंपल शुगर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डाइट में क्या हो सकता है? हो सकता है हमारी डाइट में कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर प्रोटीन्स हो। ठीक है ना, और प्रोटीन्स किस में डाइजेस्ट होंगे? प्रोटीन्स विल गेट डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड, यानी कि जब तक प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक वो एब्जॉर्ब, बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी। वो कॉम्प्लेक्स फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। क्लियर? ठीक है, तीसरा जो है दैट इज फैट्स। ठीक है, हमारे खाने में हो सकता है फैट्स का कंटेंट हो। ठीक है, जब आप लेकर आते हैं ना, कोई भी सामान लेकर आते हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेक करिए, कंपोजिशन चेक करिए, आपको इस तरीके से दिखाई देगा कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट्स कितना है, ये सारी चीजें। क्लियर है? तो देखो फैट्स जब डाइजेस्ट होगा, यानी किस फॉर्म में हमारी बॉडी फैट को एब्जॉर्ब करेगी, तो या तो वो किस में कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड्स में। ठीक है, और प्लस क्या होगा? ग्लिसरॉल। अब इन मॉलिक्यूल्स का हम स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, बस आपको ये नाम याद करना है। 2016 और 17 के अंदर दोनों, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट उनमें से किसी एक ईयर में ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था। राइट डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ठीक है, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन था, आप चेक कर लेना एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी उसकी, बट एग्जैक्टली क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बंदे ने कार्बोहाइड्रेट खाया तो अल्टीमेटली पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कंप्लीट डाइजेशन जब उसकी होगी तो वो सिंपल शुगर में टूटते हैं। बेसिकली याद रखना चाहो तो आप ग्लूकोज जरूर लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन्स किस में टूटेंगे? अमीनो एसिड में टूटेंगे, डाइजेस्ट होंगे, और फैट्स फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे टूटती है। क्लियर? ठीक है, अब बेटा ये सब पढ़ने के बाद देखो हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, लेट्स डिस्कस विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जहां तक बात है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और दूसरा जो होता है, कुछ होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे सारी चीजें क्या होती है। ये 2 बेसिक कंपोनेंट्स है, इनसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है, बड़ी सी लंबी सी ट्यूब है जिसका डायमीटर वेरी करता है। ठीक है ना, अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिइंग डायमीटर। ठीक है, वेराइंग डायमीटर का मतलब क्या है? देखो अभी हम आगे चल के इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि ट्यूब जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से और कहीं पे जाके तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, जैसे एक बेसिक सा डायग्राम, एक रफ डायग्राम हम देखें हमारे माउथ से, आपने छोटी क्लास में पढ़ा, ये माउथ से आया और इसोफेगस, इस तरीके से स्टमक बन गया, फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है ना, ऐसे करके एक रफ सा डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, बस वैसे ही। ठीक है, इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन और ये इधर इससे मिल गई, इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन और अल्टीमेटली यहाँ पे एनएस। तो देखो कहीं पे तो डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, कहीं पे डायमीटर बहुत ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है, यानी कि डायमीटर वेरी करता है, लेकिन कैसी है? एक लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब होती है। और इसके साथ साथ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमारे अंदर अप्रोक्सीमेटली एक अडल्ट जो है ह्यूमन की बात की जाए तो हमारा जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज 9 मीटर लॉन्ग। कितनी लंबी होती है हमारी? 9 मीटर लॉन्ग। अच्छा, अब यहीं पे एक चीज आपने नोटिस करनी है, यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना कि जो लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है किसी भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, एसी फॉर एलिमेंट्री कैनाल, वो कभी भी ऑर्गेनिज्म की साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसकी डाइट पे। ठीक है ना, किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन डाइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कैसे? जैसे देखो अगर हम बात करें कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जनरली वो क्या कर रहे हैं, वो जो है मीट खा रहे हैं, ठीक है ना, ब्लड वगैरह ये सब चीजें वो कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती और उनको डाइजेस्ट करने में के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स होती है। ठीक है, तो इजी डाइजेशन होता है, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल का साइज छोटा होता है। ठीक है,
ओमनीवोरस हो गए, उनके अंदर कार्निवोरस से थोड़ी सी बड़ी होगी, जैसे हम ओमनीवोरस में आते हैं तो हमारी कार्निवोरस के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी बड़ी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, हर्बीवोरस की, ठीक है, हर्बीवोरस की, तो हर्बीवोरस में क्या होता है बेटा, हर्बीवोरस के अंदर वो सेलुलोज रिच डाइट लेते हैं, दे टेक सेलुलोज रिच डाइट, ठीक है ना, दे कंज्यूम सेलुलोज रिच डाइट। अब सेलुलोज क्या होता है, देखो सेलुलोज रिच डाइट आपने 9th क्लास में सेल चैप्टर पढ़ा था और वहां पे आपने सेल वॉल पढ़ी थी कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और सेल वॉल किससे बनती है, सेलुलोज नाम के सब्सटेंस से बनती है। तो देखो अब जो सेलुलोज वाला कंटेंट है, ठीक है ना, इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होती, क्या नहीं होती, वो हम आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर वगैरह आपकी 11th क्लास में आएगा, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जो हर्बीवोरस होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सारा खाना जब तक मिलेगा एक साथ क्या करते रहते हैं, अंदर डालते जाते हैं, ठीक है। और जब वो बैठते हैं, खाली रहते हैं, तो वही खाना स्लॉट्स में, मतलब टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा उनकी बॉडी से वापस कहाँ आता है, उनके माउथ में आता है, ठीक है ना, और उसको बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, ठीक है, च्यू करते हैं, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स में च्यू करते हैं। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कटिंग, ठीक है, जुगाली करना, सुना होगा ना आपने, देखा भी होगा मोस्टली लोगों ने, ठीक है ना। तो वो उसको बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल में तोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि उसके बाद उसपे जो है कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि मिथेनोजेंस हो गई, ठीक है। इसीलिए आपने, और एक पर्टिकुलर मीथेन गैस भी वहां पे यूज होगी, आपने सुना होगा ना कि जो कैटल्स का, जो हर्बीवोरस का जो डंग होता है, जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, वो अजीब सी स्मेल किसकी होती है, मीथेन गैस की होती है, क्लियर। उसमें बैक्टीरिया इतने ज्यादा होते हैं, मिथेनोजेंस इतने ज्यादा होते हैं, वो पर्टिकुलर गैस प्रोड्यूस करता है, और हमारे लिए वो गैस यूजफुल होती है, हम उसको एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं, इसीलिए गोबर गैस प्लांट भी लगाए जाते हैं। हम बात कर रहे थे किसकी, साइज की बात कर रहे थे। तो देखो सेलुलोज रिच डाइट लेने की वजह से क्या होगा, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल का साइज है वो काफी लेंथी होता है। तो अगर आपसे पूछे कि हर्बीवोरस की जो एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज समवॉट लॉन्गर देन दी कार्निवोरस और ओमनीवोरस, व्हाई, तो you will answer because herbivorous organism consume cellulose rich diet and its digestion is somewhat complex, ठीक है, which require more time, ठीक है ना। आगे बात समझ में ज्यादा टाइम की भी जरूरत पड़ती है और एक लेंथियर पार्ट की जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई दे हैव वेरी लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल, क्लियर है, ठीक है। तो ये बात हमने की किसकी, साइज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आ गया समझ में। अच्छा, अब एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से क्या क्या है, कहाँ से स्टार्ट होगी, देखो छोटी क्लासेस वाला पार्ट ही हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल से चलेंगे। सबसे पहले आपके माउथ में खाना जाता है, ठीक है, माउथ से फिर कहाँ जाता है बेटा, माउथ से जाएगा आपकी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होती है, आपके मुंह के अंदर जो कैविटी है दैट इज बक्कल कैविटी, उसी का पीछे का हिस्सा फेरिंग्स कहलाता है, ठीक है। वो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कुछ बुक लिखती है कुछ नहीं लिखती है, तो हम नहीं लिख रहे हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फूड कहाँ जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, और फूड पाइप का बायोलॉजिकल नेम अगर देखें हम, ठीक है, एग्जैक्टली उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ईसोफेगस। देखो नाम को अच्छे से प्रोनाउंस करना आना चाहिए, ओ इज साइलेंट, ईसोफेगस, ठीक है ना। उसके बाद फूड कहाँ पहुंच गया बेटा, स्टमक में पहुंच गया, स्टमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गया, एनस के थ्रू पहुंच गया बाहर, ठीक है। यानी कि यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, क्लियर। तो देखो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के दो पोर हैं, दो छेद हैं, ठीक है। देयर इज अ सेपरेट ओपनिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड, है कि नहीं। एंट्री के लिए माउथ होता है और एग्जिट के लिए एनस, और इस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहलाएगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन कुछ जो है लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें किसकी, प्लेटीहेल्मिन्थिस की बात करें, प्लेटीहेल्मिन्थिस तक, ठीक है ना, इनकम्प्लीट क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, दे हैव सिंगल पोर फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड,
ठीक है ना। फूड की एंट्री और एग्जिट एक ही चीज से होती है, जो है एक पर्टिकुलर रीजन होता है एसिटिकुलर, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो उनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन उसके बाद के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो कोई तुमसे पूछ ले कि तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो बात की आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ग्लैंड्स क्या है, तो देखो पहले डाइजेस्टिव को बाद में समझेंगे, पहले बात करते हैं ये ग्लैंड्स होती क्या है, व्हाट आर ग्लैंड्स, ठीक है। तो ग्लैंड्स देखो या तो कोई एक पर्टिकुलर सेल या ग्रुप ऑफ सेल, या तो पर्टिकुलर सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो क्या सिक्रीट कर रही है, कुछ पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीट कर रही है। क्या सिक्रीट कर रही है, कुछ पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीट कर रही है। अब केमिकल जो सिक्रीट कर रही है वो डायरेक्टली ब्लड में भी कर सकती है, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर ट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं, उसको हम बाद में सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मान लो कि जैसे इसने अपने चारों तरफ क्या सिक्रीट किया, कोई केमिकल सिक्रीट किया, ठीक है, या तो सेल ने या ग्रुप ऑफ सेल ने चारों तरफ कोई केमिकल सिक्रीट किया, और वो केमिकल अगर किसी फूड को स्प्लिट करता है, ठीक है, तोड़ता है, उसकी डाइजेशन करता है, ठीक है, तो इस टाइप की जो कंपोनेंट वहां से निकल रहे हैं उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। क्या बोलोगे, डाइजेस्टिव जूस। और डाइजेस्टिव जूस की बजाय एग्जैक्टली उसको क्या बोला जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या बोलोगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स वो होती हैं जो प्रोसेस को फास्ट बना देती है। तो आगे हम, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है, वो केमिकल जो डाइजेशन करवाते हैं, और इनको कौन सिक्रीट कर रहा है, ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, या तो पर्टिकुलर सेल या ग्रुप ऑफ सेल। जनरली हम ग्रुप ऑफ सेल की बात करेंगे, एक सेल की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स बने हुए हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल ऐसे बने हैं जो लगातार क्या कर रहे हैं, कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ आवर फूड। समझ में आ गई बात, उनको क्या बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। आगे चल के सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कई बार ये केमिकल्स हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस करवाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और मतलब अलग अलग फंक्शंस में, जैसे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करने के लिए इनका रोल होता है, इसके अलावा आपका शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए इनका रोल होता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड कैल्शियम फॉस्फेट लेवल को मेंटेन कर रही है। थायराइड ग्लैंड जो है वो आपका बीपी वगैरह मेटाबॉलिक रेट जो है उसको मेंटेन कर रही है। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो जब ये अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मतलब हमने क्या कहा कि जो केमिकल सिक्रीट हो रहा है वो केमिकल दो फंक्शंस कर सकता है। अगर तो उसका रोल किसमें है, डाइजेशन में, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, ठीक है। और अगर उसका रोल क्या है, अदर फंक्शंस है, कोई और फंक्शंस है, ठीक है ना, तो उसको हमने क्या बोला, हमने उनको बोल दिया हॉर्मोन्स। क्या बोलोगे उनको, हॉर्मोन्स। नेक्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हॉर्मोन्स पे है, प्लांट्स, एनिमल्स, हॉर्मोन्स, सब कुछ हमें डिटेल से पढ़ना है। बट यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो देखो कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स या ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी से क्या कर रहे हैं, केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं, जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो कितने टाइप के और कहाँ पर हैं। तो बेटा यहाँ पे आपने बेसिकली दो टाइप पढ़नी है, ठीक है ना। ऐसी ग्लैंड विच आर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा जो ऐसी एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम दो की बात करते हैं। एक तो हो गई आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, स्टमक की वॉल के अंदर से कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स, स्टमक की वॉल के अंदर से स्पेशल टाइप के सेल क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। तो वो एलिमेंट्री कैनाल का तो हिस्सा है, स्टमक इज पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और उसके बाद जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ होगी आपके, इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट दी वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर। तो देखो दोनों ही एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन कुछ ग्लैंड ऐसी हैं which are not part of elementary gland,
ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में अपना सिक्रेशन डाल रही है, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है बट एलिमेंट्री कैनाल में अपना क्या डाल रही है, सिक्रीशन डाल रही है। क्लियर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने पढ़ना है, एक तो आपका फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिलेवरी ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है, जो आपकी बक्कल कैविटी में होता है और सलाइवा सिक्रीट करता है। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे लिवर, ठीक है, लिवर भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और तीसरा हम पढ़ेंगे दैट इज पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज, ठीक है ना। तो पेनक्रियाज जो है, देखो ये तीनों क्या है, एक पर्टिकुलर डक्ट के थ्रू, डक्ट यूं कहो कि एक ट्यूब के थ्रू अपना सिक्रीशन एलिमेंट्री कैनाल में भेज रही है। मान लो ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल, ये माउथ हो गया, ये एनस हो गया, ठीक है। ये तो क्या थी, ये तो इस एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, ठीक है, बट बाकी का जो है ये कहाँ है, साइड में प्रेजेंट है। और यहाँ से